नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर रेट में अनुशासन और शालीनता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। थाना मधुबन बापूधाम में तैनात पुलिस कर्मियों ने खुद अपने कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के निर्देशों की खुली अवहेलना कर दी। कमिश्नर के आदेश थे कि थाने में आने वाले लोगों से जी और आप जैसे सम्मानजनक शब्दों के साथ व्यवहार हो, लेकिन यहाँ तो एक वरिष्ठ महिला पत्रकार के साथ ही तानाशाही और अभद्रता की हदें पार कर दी गई। वरिष्ठ पत्रकार अपूर्वा चौधरी 27 जून 2025 को अपनी कार से जुड़ी एक दुर्घटना की शिकायत लेकर थाना मधुबन बापूधाम पहुंची थी, लेकिन शिकायत दर्ज करना तो दूर, वहां उन्हें जिस तरह का व्यवहार झेलना पड़ा, उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। अपूर्वा का कहना है कि थाना प्रभारी के कार्यालय में एक दबंग व्यक्ति ने उनके साथ अशोभनीय हरकत करने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी तक दी, वो भी पुलिस के सामने। लेकिन थाना पुलिस ने न तो आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही अपूर्वा की शिकायत गंभीरता से ली, बल्कि खुद पुलिस कर्मियों ने पीड़िता के साथ बदसलूकी की और उन्हें कार्यालय से जबरन बाहर निकलवा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उन्हें धमकी भरे लहजे में शिकायत वापस लेने को कहा और सोशल मीडिया से उनके पोस्ट हटवाने का भी दबाव बनाया गया। इस घटना के विरोध में उन्होंने 28 जून को पुलिस आयुक्त को लिखित शिकायत दी, लेकिन जब कई दिन बीतने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया। पीड़िता का साफ कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित नहीं किया जाता, तब तक वो ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि उनके पति ललित चौधरी, जो कि एक अखबार के प्रकाशक और संपादक के साथ भी पुलिस ने अपमानजनक व्यवहार किया। पीड़िता अपूर्वा की मांग है कि थाना मधुबन बापूधाम के प्रभारी और अन्य संबंधित पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस मामले के सामने आने के बाद कुछ स्थानीय नागरिकों और पत्रकार संगठनों ने अपूर्वा के समर्थन में आवाज बुलंद की है। वहीं कई लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गाजियाबाद में हाल ही में पुलिस और आम जनता के बीच ऐसे कई टकराव सामने आए हैं, जिसने इस घटना की गंभीरता और भी बढ़ जाती है। अपूर्वा चौधरी का यह अनशन अब केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे प्रेस और आम नागरिकों के अधिकार की लड़ाई बन गया है। तो चलिए सुनते हैं इस पूरे मामले पर धरने पर बैठी वरिष्ठ पत्रकार अपूर्वा चौधरी ने क्या कुछ कहा। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी 27 तारीख को हमारी कार का एक्सीडेंट हुआ था मेरठ रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके संबंधित में हम मधुबन बापूधाम थाने में गए थे, तो वहाँ पर हमारी कोई एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं था। जब एप्लीकेशन लेने को तैयार नहीं हुआ और उधर मेरी बेटी मेरे साथ मेरे थी, तो मेरी बेटी को थोड़ी गंभीर चोटें आ गई थी, तो मेरे हस्बैंड उसको हॉस्पिटल एडमिट करने गए। तो उसी दौरान में हमें वहाँ कम से कम 2 से 3 घंटे वहाँ हो गए। उसके बाद भी कोई एप्लीकेशन नहीं पकड़ रहा, कोई मेडिकल नहीं करवा रहा। लास्ट में मैंने ट्वीट कर दिया, तो थाना प्रभारी जो थे वो उस बात से चिढ़ गए कि आपने ट्वीट क्यों किया। सबसे पहले तो उनकी चिढ़ की ये बात थी। फिर दूसरी कि जब मुझे मेडिकल के लिए ले जाने लगे, तो कुछ जिनसे मेरी टक्कर हुई थी, जो पीछे से उन्होंने मारा था, उनके छोटा हाथी जो है, मेरी खड़ी गाड़ी थी, मतलब यू टर्न हो रहा था, तो वहाँ खड़ी गाड़ी थी, उसने पीछे से लाके मारी है टक्कर। तो उसमें मेरी बेटी गंभीर रूप से मतलब कि घायल हो गई थी। तो जब मुझे मेडिकल के लिए ले जाने लगे, तब तक 2-4 लोग आ गए। पुलिस वालों ने ये कहा कि जी ये दूसरे पार्टी से आए हुए हैं, इनकी बात सुन लो, इनसे राजीनामा कर लो, मुकदमे में कुछ नहीं रखा है। तो उस समय तुरंत ही हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि आपकी बेटी के कंटिन्यू नाक से ब्लड जा रहा है, तो बेटी को आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। तो मैंने जो वहाँ थाना प्रभारी जो थे वो थे नहीं, दूसरे थे, उनको मैंने कहा कि सर आप मेरा प्लीज़ एप्लीकेशन ले लो और मुझे जाने दो। तो जो दूसरे आए हुए थे विपक्षी, वो कहने लगे कि जी राजीनामा कर लो। जब मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, बहुत लंबी प्रक्रिया चली, 2-2.5 घंटे की बात रही।
लास्ट में उन लोगों ने मुझे बड़े सॉफ्ट लैंग्वेज में मुझे धमकी देने लगे कि मैडम हम दुजाना गांव के गुजर हैं और आपको ये क्या कहते हैं मुरादनगर वाला जो सीन आपको याद ही होगा कि जैसे थाने के बाहर गोली मार दी गई है, कुछ ऐसा यहाँ भी हो सकता है। तो मेरे हस्बैंड बोल पड़ रहे कि तू भाई मुझे धमकी दे रहा है, आपको डराने की कोशिश। मुझे बिल्कुल ऐसो के कमरे की बात है ये। तो तब तक मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तू अब यहाँ से उठकर जा, हमें तुझसे कोई बात नहीं करनी, अगर हमारे में होगी तो हम मुकदमा करवा लेंगे, नहीं है। तब तक वो उठा और मेरे हस्बैंड की तरफ आने लग गया, मुँह भाषा इनकी होने लगी थोड़ी। तो मैं बीच में आ गई। जैसे मैं बीच में आई तो उसने कहा तू हट यहाँ से। तो मैंने कहा तू पीछे हटो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तब तक उसने ना मुझे मेरा ये पकड़ के ना मेरा कॉलर पकड़ के मुझे धक्का मार दिया पीछे। तो मैंने भी फिर उसको थोड़ा सा पुश कर दिया। तो जब हल्ला हुआ तो कोई भी एसओ के कमरे में कोई भी पुलिस वाला आने को तैयार नहीं, हमारी बात नहीं सुन रहा, बस बोला आप खुद ही बैठ के राजीनामा कर लो। जब हल्ला हुआ तो पुलिसकर्मी आए, हमारे एक पत्रकार साथी हैं पंकज जी, उन्होंने बताया कि जी वो ऐसे दबंगई दिखा रहे हैं पीड़ितों पे आके, आप देखो जाके। पुलिस वाले आए, मुझे और मेरे हस्बैंड को थाने से बाहर निकाल दिया। कह रहे हैं बाहर निकलो, जब एसओ आएंगे तब बात करेंगे। तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप होते कौन है मुझे बाहर निकालने वाले? और एसओ साहब आए, 5 मिनट के बाद एसओ साहब आए तो कह रहे हैं हाँ जी क्या बात हुई है? मैंने कहा सर ऐसे बात हुई है। तो कहते हैं आप मेरे कमरे में क्यों बैठे? मैं अपने कमरे में किसी को बैठाता नहीं हूँ। एक पीड़ित अगर अपने वहाँ कमरे में, अखिलेश प्रताप जी, उनका कहना है कि मैं अपने कमरे में किसी को बैठाता नहीं हूँ। तो आप ये बताइए कि पीड़ित जाके बैठेगा कहाँ? भाई ठीक है आप कमरे में नहीं बैठाते हो तो हम जाके ज़मीन पे बैठ गए। हमने कहा कि जी ठीक है हम नीचे बैठ जा रहे हैं यहीं, जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी, जब हमारी सुनवाई हो जाएगी तब मुड़ जाएंगे जी। बस इस बात से वो चिढ़ गए और ट्वीट पे लेके कहने लगे कि तुम अभी डिलीट करो। उनको सबसे ज़्यादा चिढ़ इस बात पे होगी मैंने ट्वीट क्यों कर दिया। मैडम मेरा 5:30 बजे मेरा एक्सीडेंट हुआ, 6:30 बजे मैं थाने पहुंच गई। 1 घंटा मैं वहाँ 112 पे फ़ोन करती रही, कोई फ़ोन नहीं उठा। 6:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गई और उसके बाद में मेरा मुकदमा रात के 1 बजे तक नहीं हुआ है। आपने वहाँ पर जो भी टीआई था, जो भी इंचार्ज था, उनसे रीजन नहीं पूछा कि किस कारण हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही? कह रहे हैं एसओ साहब गए हुए हैं, यात्रा निकल रही है जी, वो लेंगे आपको। मैं कहा फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? कह रहे हैं जी वो आएंगे, बस वो आने वाले, बस वो आने वाले। एसपी साहब वगैरह बड़े, मैंने कमिश्नर साहब को पूरा संज्ञान दिया, मैंने उनको लिखित में भी दिया कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी बेटी 3 दिन आईसीयू में रही है। वो कल रात को उसके हमने छुट्टी करवा के लेकर गए। मेरी बेटी है कंटिन्यू नाक से ब्लड जा रहा था। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? कोई आश्वासन नहीं आया, लेकिन हाँ मेरी बात बड़े आराम से सुनी थी कमिश्नर साहब से। हम 28 तारीख को मिलने गए थे, बड़े आराम से मेरी 20 मिनट बात सुनी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है कि हम कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ नहीं। कहते ठीक है जी देखता हूँ बस। तो मतलब क्या लगता है कि जिनसे सामने वाली पार्टी से आपका जो एक्सीडेंट हुआ है वो दबंग है और प्रशासन जिससे कि आपकी कार नहीं सुन रही है? क्योंकि देखिए दबंग थे तभी तो एसओ के कमरे में इतनी दबंगई दिखा दी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एसओ के कमरे में थाने के अंदर आके अगर ऐसे दबंगई कर रहे हैं तो उनकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? अभी आप सुबह से यहाँ पे धरना दे रहे हो, तो अभी कोई अधिकारी आया आपसे? कोई भी नहीं आया, बस कमिश्नर साहब के ऑफिस से शायद उनके पीआरओ हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज लिखा है कि आपकी बात ऊपर पहुंचा दी गई है, जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी, बस यही आया है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यूपी में जहाँ एक तरफ योगी सरकार कहती है कि हमारे अधिकारी तुरंत एक्शन लेती है, तो मतलब अगर कोई क्राइम हो जाता है तो उसका महीने 2 महीने में उस पर एक्शन लिया जाता है, तब जो भी गंभीर होता है या जो भी होता है उस पर कोई एक्शन ही नहीं होता है। मैडम योगी जी की तो बात अभी छोड़ दो, जो हमारे नए कमिश्नर साहब आए उन्होंने जब आते साथ ही बड़े दावे कर दिए कि पीड़ित है उसको प्यार से बात करो, उससे प्यार के लहजे में बात करो, पानी पूछो। वहाँ तो हमारे साथ ऐसे किया गया कि जैसे हम ही अपराधी होते हैं, हमें धक्के मार के बाहर निकाला गया है। एक तरफ जहाँ पर पत्रकार है जो आम जनता की आवाज़ को उठाता है, बुलंद करता है, जहाँ पे पत्रकारों को ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो बाकी आम जनता है उनको क्या मिलेगा? यहाँ पुलिस प्रशासन का बहुत बुरा हाल है और थाना बापू धाम जो है वहाँ का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी गंदा है। हमारे साथ जो हुआ है वह कोई मतलब सोचने वाली बात है ही नहीं। वहाँ लगातार हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे साथ इस तरह की जो घटना घटी है इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी उनसे, लेकिन फिर भी इस तरह का हुआ। 112 पर लगातार कॉल किया गया, जहां जीरो टॉलरेंस की बात करी जा रही थी 112 पे हमने 1 घंटे तक कॉल किया गया। जब कॉल नहीं लगा तो हमने उसको ट्वीट कर दिया। उसके बाद में एसओ थाना मधुबन बापू धाम को कॉल किया, उन्होंने थाने पर बुला लिया।
हमारी बेटी की कोई सुध पुलिस वालों ने ले ली कि उसका सरकारी में कहीं मेडिकल करा दें या पुलिस प्रशासन उसका कहीं मेडिकल करा दे। हमें आनन फानन में उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। आप ही लेके गए हॉस्पिटल? जी, मैं खुद ही, पुलिस वाले कुछ भी नहीं किया पुलिस वाले ने, बल्कि मेरी गाड़ी भी वहीं रोड पर ही खड़ी रही, उस गाड़ी को भी किसी ने नहीं देखा। हमने ही आधी रात को खिंचवा के उसको गैराज भिजवाया। अब 2 दिन बाद पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपनी गाड़ी को थाने लेकर के आइए, तब हम उसकी जो है मुआयना करेंगे, उसके बाद उसको जो है हम देखेंगे आपके उसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारे साथ जो थाने में अभद्रता हुई है, जो एसओ साहब, जो पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ अभद्रता की है, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। वो उस पद पे रहने लायक है नहीं, और जब तक वो निलंबित नहीं होंगे हम ये आमरण अनशन ऐसे ही चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। हॉस्पिटल में आपकी बच्ची को देखने के लिए कोई अधिकारी की पुलिस वाला पहुंचा? हाँ, मतलब रात के मेरे ख्याल से शायद 12 बजे, मैं वहाँ थी नहीं क्योंकि हम यहाँ पर थे, तो मेरे बड़े भाई साहब थे, तो उन्होंने बताया कि रात के 12 बजे 2 कांस्टेबल गए थे, तो उन्होंने बच्ची से बात की। अब ये तो वही बता सकते हैं कि बच्ची ने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची ठीक है, मतलब छुट्टी हो गई है, लेकिन यही कहा गया है कि अभी भी उसके लिए थोड़ा समस्या है। बिल्कुल रेस्ट बोला गया, और ये भी कहा गया कि अगर दोबारा उसके फिर से ब्लीडिंग आती है तो आपको तुरंत ही एडमिट करना पड़ेगा। मैं महंत विनोद त्रिपाठी हूँ और यहाँ का वरिष्ठ पत्रकार हूँ। मेरा ये मानना है कि जब एक पत्रकार महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो सकता है, 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे जो है वो मेडिकल हो रहा है, 4-5 घंटे मायने रखता है, और जिस तरह से एक थाने में दबंग जो है, जैसे लगता है सच्चो वही है, थाना वही चला रहा है, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है पत्रकार साथ। चौथा स्तंभ जहाँ पीड़ित है नहीं सुनवा रही हो, तो आम पब्लिक क्या होगा? योगी जी लाख कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है, महिलाओं सुनवाई रही, महिलाएं भी गए, लेकिन हमें तो नहीं लगता इस घटना से, मुझे लगता है कि भय नाम की कोई चीज़ नहीं है, नंबर 1। और जितने थाने हैं वहाँ पर गुंडे दलाल यही थाना चला रहे हैं, SHO वहाँ ने उगाही करने वाला, वो कुछ नहीं कर रहा है। जब एक पत्रकार साथ इस तरह घटना हो रही, हमारे आप साथ कभी हो सकती है, किसी साथ हो सकती है, इसलिए इसमें उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग इसी तरह बैठते रहेंगे। और आगे अभी हम लोग जो है एकदम साधारण ढंग से बैठे हैं, फिर हम भी एक्शन लेंगे, एक्शन ताज करेंगे, रोड जाम करेंगे, ताला मारेंगे ऑफिस में, CP सबको सुनवाई कराने का तरीका मेरे पास आता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ चाहता हूं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, मैं प्रीतपाल सिंह खोसला प्रदेश अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना से हूं, और हमारा हमेशा नारा रहा है कि नारी के सम्मान में महाराणा प्रताप सेना मैदान में। और यहाँ पर तो नारी हमारी बहन खुद हैं, अपूर्वा जी, जो हमारी संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, और उनके साथ जो व्यवहार किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, गुंडों द्वारा, और जो बदमाशी इन्होंने दिखाई है पुलिस प्रशासन के सामने ही, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और जहाँ पर योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, 0 टॉलरेंस है, महिलाओं के लिए मतलब बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, महिलाओं को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, और उसके बाद भी ये सब कुछ होता है, तो ये बहुत निंदनीय है। और ये इन्होंने मतलब सोचिए आप कि किस हद तक SHO साहब ने या किसी पुलिस प्रशासन ने इनके साथ बदतमीजी या वो किया है कि मतलब ये एक्सीडेंट के उस मालिक से ना ज़्यादा डिमांड करते हुए ये डिमांड कर रहे हैं कि उस SHO को तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। आप कुछ सोचिए कि जब वो पुलिस प्रशासन के सामने ही ये व्यवहार होगा तो आम जनता क्या करेगी? सर, आपको क्या लगता है कि जहाँ पर चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती? ये तो आप देखिए कि मैंने बहुत बार देखा है कि मतलब हमेशा ही आम जनता बेचारी वहाँ बैठी रहती है, कहीं उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लेता, कोई सुनवाई नहीं करता, और जब पत्रकार आते हैं वहाँ पर तब सुनवाई होती है। और मतलब इन्होंने बहुत मदद करी है लोगों की, और जब पत्रकार का ही नहीं कुछ सुनवाई होगी तो आप कुछ सोचिए लोग किसके पास जाएंगे, किसकी सुनवाई करेंगे और क्या करा जाएगा? सर, आपकी मांग क्या है? आखिरी आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो अपनी बहन के साथ हैं, अपूर्वा बहन के साथ, और अगर इन्होंने कहा है कि SHO साहब को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना चाहिए तो करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को ये एक एग्जाम्पल ऊपर तक देना चाहिए कि अगर महिलाओं से कोई बदतमीज़ी करेगा, बदसलूकी करेगा, तो चाहे वो पुलिस प्रशासन का ही कोई बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। कहना चाहूँगी कि हम लोग एक सुबह से यहाँ बैठे हैं सारे पत्रकार, और ये एक्सीडेंट मैं भी कार में थी जब हुआ था, मेरे भी हाथ में चोट लगा, लेकिन वहाँ पे थाने पे गए, और थाने में जो महिला कांस्टेबल थी वो मेडिकल कराते समय मेरे हाथ को इतनी बुरी तरीके से खींची थी, और मैंने बोला क्या कर रही हैं आप, आपको पता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और आप इस तरीके से मेरे हाथ खींच के अंगूठा लगा रही हैं, ये सभ्यता क्या है आपका? इस तरीके से आप एक महिला हो के दूसरी महिला के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही हैं? और वहाँ पे हम लोग एक सुबह से निकले थे अपने काम के लिए, जो कि हम लोग एक पत्रकार है, अपने सुबह से निकले थे, और थाना बापू जो है धाम में
कहीं भी चाय पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ तक कि रात को मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया और मेरे हस्बैंड आए तो हमको लेके गए।